everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है हमारा सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक्स समझाए थे और उन बेसिक्स में मैंने आपको एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि सिक्योरिटी आखिरकार क्या होता है। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स सिक्योरिटी होता है। फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो वो थ्रेट्स क्या होंगे, किस प्रकार के थ्रेट्स? तो ऐसे थ्रेट्स जो हमारी कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर रहा हो। किसी बच्चे ने पूछा था कि कोर वैल्यूज को क्या कहेंगे आप? तो कोर वैल्यूज वो वैल्यूज रहेंगी कि जिनका डैमेज अगर हो रहा है तो रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, समथिंग विच इज वेरी एसेंशियल, जैसे कंट्री की इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें कोर वैल्यू में आती है। अब अगर जैसे हम देखें तो सिक्योरिटी क्या सिक्योरिटी को लेके जो ये नजरिया है कि कोर वैल्यूज एंडेंजर्ड ना हो, ये हमेशा से एक जैसा रहा है? नहीं। तो इसमें क्या है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बदलाव आए हैं। अगर पूरी दुनिया में सभी लोग सिक्योरिटी को एक तरह से समझने लगे तो फिर मतलब राम राज्य वाली सिचुएशन हो जाएगी कि सिक्योरिटी सबके लिए एक जैसी हो गई है। तो सिक्योरिटी क्या है, एक बहुत ही स्लिपरी आइडिया है, इसी के चलते उसको अलग अलग तरह से समझना जरूरी है। तो जैसे हम ट्रेडिशनल वे में, नॉन ट्रेडिशनल वे में अलग अलग तरह से समझ सकते हैं सिक्योरिटी के आइडिया को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ट्रेडिशनल तरीका क्या है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव जो है, ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ट्रेडिशनल यानी कि पुराने समय में देखा जाए या फिर पुरानी तरीके से अगर देखा जाए, ट्रेडिशनल तरीके से, तो सिक्योरिटी को कैसे कंसीडर किया जाता था। एक्सटर्नली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि बाहरी रूप से। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इंटरनल भी होती है। इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, वो पीस एंड कोऑपरेशन जो है कैसे इंश्योर किया जा सकता है। तो वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे कवर करवाने वाला हूं। फाइन, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, तो ट्रेडिशनल नोशन जो है, नोशन मतलब क्या है कि नजरिया। तो ट्रेडिशनल नजरिया जो रहा सिक्योरिटी को लेकर, तो वो एक्सटर्नल भी रहा है, इंटरनल भी रहा है। मतलब सुरक्षा का मतलब यह है कि आपको बाहरी जो आपकी सीमाएं हैं, जो आपकी कह सकते हैं सिक्योरिटी, उसको आउटसाइड दी बॉर्डर ज्यादा कंसर्न रहेंगी कि हाँ सिक्योरिटी क्या है कि आपके कोर वैल्यूज एंडेंजर्ड ना हो। कोर वैल्यूज एंडेंजर्ड मतलब आपकी इंडिपेंडेंस खत्म ना हो। इंडिपेंडेंस खत्म कैसे हो सकती है? तो ट्रेडिशनली एक्सटर्नली ऐसा सोचा जाता था कि अगर बाहर से कोई एनिमी आ गया, हमारे ऊपर हमला कर लिया, तो हमारी आजादी चली जाएगी। वो आए थे ब्रिटिशर्स 200 साल पहले, समझ में आया ना। तो इस तरह से क्या है कि ट्रेडिशनल नोशन क्या है एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, उस हेडिंग को समझो। पहले हेडिंग को समझोगे तो आपको ब्रॉडली पर्सपेक्टिव समझ में आएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। जो मैंने कहा ना कि सिक्योरिटी इज एन स्लिपरी आइडिया, तो सिक्योरिटी इज ए स्लिपरी आइडिया से मतलब ये है कि ट्रेडिशनली उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। नॉन ट्रेडिशनली आज के समय में आप देखोगे तो सिक्योरिटी के और अलग अलग पर्सपेक्टिव है। आज न्यू थ्रेट्स और इमर्ज हो रहे हैं जो चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे। क्लियर हुआ पॉइंट? तो उस सेंस में ट्रेडिशनल नोशन जो है एक्सटर्नल क्या रहा? ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल का मतलब यह है कि द ग्रेटेस्ट डेंजर टू अ कंट्री इज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट्स एंड मिलिट्री थ्रेट्स व्हिच आर ओरिजिनेटिंग आउटसाइड द कंट्री। ठीक है, देश के बाहर एक्सटर्नली जो थ्रेट्स ओरिजिनेट हो रहे हैं, उन थ्रेट्स को बहुत घातक माना जाता था। तो दे आर कंसिडर्ड एज द ग्रेटेस्ट डेंजर टू द कंट्री इन द फॉर्म ऑफ मिलिट्री थ्रेट्स। द सोर्स ऑफ दिस डेंजर इज अनदर कंट्री। ट्रेडिशनल नोशन की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनल नोशन में क्या हो रहा है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो रहेगा तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या है, दूसरा देश जो है, ठीक है, वो एक खतरा, दूसरा देश एक तरह से खतरे की तरह देखा जाता है ट्रेडिशनली। फॉर एग्जांपल कि इंडिया है तो इंडिया के लिए ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी रहेगा कि बाजू में पाकिस्तान या फिर पाकिस्तान से बाहर भी जैसे चले जाए, तो एक टाइम पे इंडिपेंडेंस के टाइम पे हम जैसे देख रहे हैं 1971 के वॉर के टाइम पीरियड में हमें लग रहा था कि अमेरिका हमारे ऊपर हमला कर सकता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल की अगर हम बात करें तो इन दैट द सोर्स ऑफ डेंजर इज अनदर कंट्री which by threatening military action endangers the core value of sovereignty, independence and territorial integrity। समझे ना? तो थ्रेट क्या है, मतलब सिक्योरिटी क्या है? फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। अब वो जो थ्रेट्स है, तो थ्रेट्स कुछ भी थ्रेट नहीं कि हमारी चप्पल चोरी हो जाएगी मंदिर के बाहर से। थ्रेट्स कौन से होना चाहिए? थ्रेट्स होना चाहिए जो कोर वैल्यू को एंडेंजर कर रहे हो। तो अब एक्सटर्नली अगर कंसीडर किया जाए कि एक दूसरा देश आपकी किन वैल्यूज को खत्म कर सकता है, मतलब किन कोर वैल्यूज पे हमला कर सकता है, किस तरह का थ्रेट क्रिएट कर सकता है, तो दूसरा देश जो है वो बाहर से एक्सटर्नली आपकी कंट्री के इन कोर वैल्यूज पे हमला कर सकता है। तो एंडेंजर द कोर वैल्यूज ऑफ सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो दिस इज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ security if we look from the external perspective. Military actions also endanger the lives of ordinary citizens. ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, ट्रेडिशनल नोशन जो है सिक्योरिटी का, तो उसमें आप ये देख रहे हैं कि बाहर से अगर किसी प्रकार का थ्रेट आ रहा है तो वो आपकी कंट्री के किन कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर सकता है, जैसे सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस,
टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी समझना होगा कि जब बाहर से कोई हमला होगा तो वो सिर्फ देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रहेगा, देश के अंदर जो इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी भी जान जा सकती है। तो इसके टुवर्ड्स किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जाए, एक सरकार जो है वो कैसे टैकल कर सकती चीजों को। देखो बहुत सिंपल है, सिंपल रखना बस, जो जो डॉट्स, जैसे मुस्कुराना भी, हाँ हमने पिछला वीडियो में जो सिक्योरिटी वाला पार्ट समझा, तो सिक्योरिटी में कुछ भी लिखा हो लेकिन हमने सिंपल डॉट्स ड्रॉ आउट कर लिया। हाँ, सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स इज अ वेरी वेग आइडिया। तो वो थ्रेट जो कोर वैल्यूज को एंडेंजर कर रहे और कोर वैल्यूज वो वैल्यूज जिनके अगेंस्ट मान लो किसी तरह से कोई बोल सकते हैं, जिनका अगर किसी तरह से डैमेज हुआ तो उनकी डैमेज के बाद में रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, तो दोस इश्यूज आर कंसिडर्ड एज कोर वैल्यूज। फाइन, तो अब वही उन्हीं कोर वैल्यूज को हम क्या समझ रहे हैं कि वो सिक्योरिटी कंसर्न है, वो थ्रेट है हमारे लिए, मतलब वो उन थ्रेट्स को आपको अच्छे से समझना है। तो वो जो थ्रेट्स हैं वो कंट्री के बाहर से ओरिजिनेट होते हैं, तो वो ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नली है कि दूसरी कंट्री हमला कर सकती है। दूसरी कंट्री अगर हमला करेगी तो वो आपकी किन कोर वैल्यूज को खत्म कर सकती है, जैसे सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सारी चीजें। समझ में आ रहा पॉइंट? आम जनता जो है वो भी अफेक्ट हो सकती है, तो एक सरकार कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। फाइन, तो देखना, तो इन रिस्पॉन्डिंग टू द थ्रेट ऑफ वॉर अ गवर्नमेंट हैज 3 बेसिक चॉइसेस। क्यों वॉर क्यों लिखा है यहां पे? सिंपल सी चीज है कि आप ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी देखोगे एक्सटर्नली, तो वो सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो वॉर ही है, जो दूसरा देश कर सकता है। तो अब यहां पे वॉर के आपको नुकसान समझ में आ गए कि हमारी कोर वैल्यू जैसे सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ये खतरे में हो सकती है। वॉर के चलते क्या होगा कि हमारे लोग जो है वो नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, वॉर के चलते हमारे लोग नेगेटिवली अफेक्ट हो सकते हैं। तो एक कंट्री कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? तो इन रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट ऑफ वॉर अ गवर्नमेंट हैज 3 बेसिक चॉइसेस। एक सरकार की 3 बेसिक चॉइसेस होती है। क्या? कि लड़ाई हो रही है, या तो सरेंडर कर दो, हैंड्स अप, ठीक है चलो बात ही खत्म हो गई। वो मारने आए थे, आपने हैंड्स अप ही कर दिया, तो अब क्या ही मारेंगे आपको, ठीक है, तो सरेंडर कर दो। ये ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। एक्सटर्नली अगर बात की जाए जो कि थ्रेट होगा वॉर, तो वॉर के टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड किया जाएगा? एक तो आप सरेंडर कर सकते हैं, दूसरा ये होगा टू प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर टू एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल। एक अच्छा एग्जांपल बता रहा हूं, दो लोग लड़ रहे हैं, लड़ने से पहले क्या है, वो एक दूसरे की तरफ देख के जोर से चिल्ला रहे हैं मारना मत, इस टाइप से, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि लड़ाई नहीं शुरू हुई उसके पहले ही दोनों एक तरह से डेटरेंस क्रिएट कर रहे हैं। मतलब वो इतनी जोर से चिल्ला देगा कि सामने वाला ऐसे डर जाए कि यार चिल्ला जोर से रहा है तो मारेगा भी जोर से। समझ आया? हो सकता है कि वो खुद भी अंदर से घबरा रहा हो, लेकिन समझना यहाँ पे कि ट्रेडिशनल नोशन जो एक्सटर्नल, उसमें वॉर एक थ्रेट है, और वॉर के टुवर्ड्स कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कंट्रीज? तो एक तो ये कि आप सरेंडर कर दो, दूसरा सरेंडर करने की जगह ये है कि आप दूसरी कंट्री जो है ना, जो आपके ऊपर अटैक करने वाली है, तो उस कंट्री को यह एहसास दिला दो कि अटैक करने से उसी को नुकसान हो जाएगा, अटैक करने से उसी को नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आप उसको क्या प्रॉमिस कर रहे हो कि अगर लड़ाई हुई, ठीक है, अगर जंग छिड़ी तो इस तरह से छिड़ेगी कि तुम कभी भी उठ नहीं पाओगे, हमारा जो होगा वो तो हम समझ लेंगे, लेकिन हम तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचा देंगे। तो सामने वाला ऐसे डर जाएगा कि क्या मतलब लड़ने से, ठीक है। तो एक नोशन ये भी होता है कि डेटरेंस, आगे हम पढ़ेंगे कि डेटरेंस, डर क्रिएट कर दो। और एक नोशन या फिर एक कह सकते हैं रिस्पॉन्स ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी में अगर हम बात करें एक्सटर्नली हाउ वी विल बी गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू द वॉर्स, तो एक तरीका ये भी हो सकता है कि विल डिफेंड आवरसेल्फ, ठीक है, आइदर टू डिफेंड आवरसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली ब्रेक्स आउट, so as to deny the attacking country its objective and turn back or defeat the attacking forces altogether। और तीसरा ऑप्शन ये, या तो आपने डरा दिया लड़ाई हुई नहीं, तीसरा आप लड़ाई हो गई तो या तो अपने आप को डिफेंड करो या हराओ, इस तरह से। समझ में आया ना? इस तरह से अब इस चीज को अच्छे से एनालाइज करो एक बार फिर। टॉपिक बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों तुम लोग घबरा रहे थे, चैप्टर बहुत मजेदार है ये, और ये चैप्टर ऐसा है कि आपको इससे बहुत मतलब जैसे अब ये लड़ाई जंग के मैदान में हो रही है, लेकिन दिमाग में तो हर इंसान की लड़ाई चलती रहती है, मतलब कि हर इंसान में कहीं ना कहीं वो किसी ऐसी सिचुएशन में फंसा होता है जहां उसे लोगों को हराना होता है, लोगों से जीतना होता है, कंपीट करना होता है। तो ये चैप्टर, पता है, ये चैप्टर आपको थ्योरी के साथ साथ बोलते ना कि आपके माइंड में वॉर टाइम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है कि कैसी सिचुएशन में आप कैसे डील कर सकते हो, ठीक है। तो पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल नोशन जो रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, तो वो एक्सटर्नली अगर हम बात करें तो एक्सटर्नली थ्रेट क्या रहा है, वॉर सबसे बड़ा थ्रेट रहा है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो। और वॉर में किस तरह से रिस्पॉन्ड किया जा सकता है? देखो, कोर वैल्यूज इफेक्ट होगी, लोगों के ऊपर खतरा हो सकता है, तो एक सरकार के पास में, एक देश के पास में 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। तो सरेंडर कर दे या तो वो, ठीक है, या तो वो क्या करे कि उस तरह से सामने वाले कह सकते हैं जो अटैकिंग नेशन है उसको उस तरह से ऐसे डराए धमकाए कि उन्हें लग जाए कि लड़ने में कोई सार नहीं है। और तीसरा आइडिया जो रहेगा तो ये है कि या तो अपने आप को डिफेंड कर लो, ठीक है, या तो अपने आप को डिफेंड कर लो, उनको हरा दो। समझ में आया? तो
उसी के चलते अगर हम जैसे देखें, क्वेश्चन बनेगा यहाँ, उसी के चलते हम जैसे देखें तो सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री इज कंसर्न विद द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, अब क्या है यहाँ पे शब्द सिक्योरिटी पॉलिसी आया, तो आपने देख लिया कि व्हाट वाज द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। ठीक है, व्हेन वी आर टेकिंग द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी ऑन एन एक्सटर्नल बेसिस, तो उसमें आपको समझ में आया कि एक्सटर्नल बेसिस में वॉर या फिर दूसरी कंट्री से खतरा है और कैसे कैसे रिस्पॉन्ड किया जा सकता है। तो उसके चलते जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज बनी होंगी, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज में आप क्या देखेंगे, कोई भी देश जो होता है तो वो इन मुद्दों से कंसर्न होता है, या फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स, ऐसा क्वेश्चन बनेगा, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ एनी कंट्री। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो रही, अब देखो सिक्योरिटी कंसर्न है तो सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए हम सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएंगे। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी किन चीजों पर बेस्ड होती है, तो 1 2 3 4, ठीक है, गणपति बप्पा जय जयकार। तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, ये 3-4 तरह के जो पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, तो दीज आर दी ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ एनी कंट्री। समझ में आया, ये ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसीज के एलिमेंट है। क्लियर है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो देखो हमने देखा था कि अगर लड़ाई होती है तो लड़ाई में आपके पास 3 ऑप्शन है, तो सरेंडर करने वाला ऑप्शन पॉलिसी का पार्ट नहीं रहेगा, मतलब कि एग्जाम में प्रिपेयर करना है। अब एग्जाम में प्रिपेयर करना है तो आप बोल रहे हो कि अपन प्रिपेयर ऐसे करते हैं कि अपन कुछ मत पढ़ो, ये अपनी स्ट्रैटेजी होगी। तो कुछ नहीं पढ़ना स्ट्रैटेजी नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ना तो एक तरह से नहीं पढ़ोगे तो फेल होना ही है। स्ट्रैटेजी जो तब कहलाएगी ना जब आप पढ़ रहे हो, समझे कि नहीं समझे बात। एक एग्जांपल दिया मैंने आपको कि वॉर को अब मतलब जैसे एग्जाम को अब युद्ध से कन्वर्ट कर दो कि युद्ध में अपने को स्ट्रैटेजी बनाना है, तो बोल रहे कि अपन ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि अपन सरेंडर कर देते हैं। तो सरेंडर करनी है तो फिर उसकी स्ट्रैटेजी की क्या जरूरत है, वो कोई स्ट्रैटेजी का पार्ट नहीं होता है। समझ में आया ना। तो वही वाली चीज है यहाँ पे कि ट्रेडिशनल नोशन जो रहा एक्सटर्नल सिक्योरिटी का, तो उसमें सिक्योरिटी पॉलिसी के क्या एलिमेंट्स होना चाहिए। तो एक ऑप्शन देश के पास में सरेंडर करना होता है, लेकिन सरेंडर करना कोई ऑप्शन नहीं है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द पॉलिसी। ठीक है, वो उसके लिए कोई प्लानिंग नहीं करना है, उसमें तो हथियार डालना है, हाथ ऊपर कर दो। जैसे 1971 में पाकिस्तान की फोर्सेस ने सरेंडर किया, तो सरेंडर करना वाज नॉट ए पार्ट ऑफ देयर पॉलिसी, वो तो वो लड़ते तो मरते, इससे अच्छा है कि सरेंडर ही कर दो। ठीक है, तो सिक्योरिटी पॉलिसी के एलिमेंट में सरेंडर करना कभी एलिमेंट नहीं होगा। ठीक है, वो एक ऑप्शन रहता है, लेकिन वो किसी भी कंट्री का पॉलिसी का पार्ट नहीं होता कि चलो अपन सरेंडर करते हैं आज लड़ाई में। समझे, वो तो क्या है, वो तो फोर्सफुली करना पड़ता है। उन्हें समझ में आ रहा है कि वो कुछ नहीं कर सकते तो सरेंडर कर दो, मरेंगे तो नहीं कम से कम। समझ में आया। तो एलिमेंट्स होंगे जो सिक्योरिटी पॉलिसी के, तो उसमें सरेंडर टू सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। क्लियर हुआ। अगर हम देखें तो एलिमेंट है क्या, तो सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विद द प्रिवेंटिंग वॉर कॉल्ड डिटरेंस। तो डिटरेंस एक एलिमेंट होता है। वही वाली बात है कि अपन दोनों की लड़ाई होगी, कभी नहीं होगी, लेकिन अपन दोनों की लड़ाई होगी, तुम जोर से चिल्लाओगे, मैं और जोर से चिल्लाऊंगा, तो उससे क्या होगा कि मेरी हुंकार सुन के आप डर जाओगे। ठीक है, हो सकता है कि मुझे भी डर लग रहा हो आपसे लड़ने में, लेकिन वो क्या हो रहा है कि डेटरेंस इफेक्ट काम कर रहा है कि आप क्या कर रहे हो, डर क्रिएट कर रहे हो। जैसे तुम्हारे पास एक तलवार है तो मेरे पास 2 तलवार है, तो अब क्या हो रहा है कि वो डर क्रिएट हो रहा है ना एक दूसरे से। तो कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में क्या हुआ था, कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में ये हुआ था कि डेटरेंस क्रिएट होता चलेगा। ठीक है, इन्होंने भी स्टॉक्स पाइल अप कर लिया न्यूक्लियर वेपन के, इन्होंने भी, और दोनों को पता था कि अगर जंग छिड़ी तो दोनों खत्म हो जाएंगे। तो सिक्योरिटी पॉलिसी में एक चीज ये होती है क्या कि वॉर को प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए आप सामने वाले शत्रु के मन में अपना भय पैदा करके रखो, या फिर आप सामने वाले शत्रु ने आपके मन में अगर उसके लिए भय पैदा कर लिया तो वैसे भी लड़ाई नहीं होगी। समझ में आया। डेटरेंस एक पार्ट हो गया, एक एलिमेंट हो गया। दूसरा, सिक्योरिटी पॉलिसी कंसर्न विथ लिमिटिंग और एंडिंग वॉर कॉल्ड डिफेंस। ठीक है, तो अब क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी जो रहेगी तो उसमें एक एलिमेंट ये भी रहेगा, लिमिटिंग और एंडिंग वॉर एज अ डिफेंस। तो अब लड़ाई हो रही है तो उसमें डिफेंस का एक ऑब्जेक्टिव रखा जाए कि हम डिफेंस कर लेंगे, तुम कितना हमला करोगे करके दिखाओ, हम बच के रहेंगे। जैसे यूक्रेन क्या है आज के समय में आप देखोगे तो रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन की सिक्योरिटी पॉलिसी क्या है, सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विद लिमिटिंग और एंडिंग वॉर कॉल्ड एज डिफेंस। ठीक है, तो वो डिफेंस करके रखेगी, एक दिन तो थकी जाएगा रशिया उस टाइप से। ठीक है, तीसरा एलिमेंट होता है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर क्या है, अगेन वही वाला पॉइंट, देखो ये बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग, इन दोनों चीजों को समझना। तीसरा एलिमेंट जो सिक्योरिटी पॉलिसी का वो है बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में ये है कि वॉर में आपको अगर अपनी ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी के हिसाब से अगर आपको क्या है अपनी सिक्योरिटी इंश्योर करना है, तो एक एलिमेंट, एक रास्ता ये भी है क्या, एक सिक्योरिटी पॉलिसी का पार्ट ये भी होता है कंट्रीज का कि वो बैलेंस ऑफ पावर बना के रखे। जैसे वही बैलेंस ऑफ पावर इज समथिंग विच इज अगेन एसोसिएटेड विद डिटरेंस, कि उनके पास अगर 10 हथियार है तो अपन भी 10 हथियार रखें, ताकि क्या रहे कि पावर बराबर है। उनके पास अगर टीम में 4 लोग हैं
तो अपन भी 4 लोग बनाए। जैसे अलायंस बिल्डिंग जो चल रही थी किस टाइम पीरियड में, अलायंस बिल्डिंग जो चल रही थी कोल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, तो क्यों यूएस चाहता था कि वियतनाम हमारे साथ जुड़ जाए, क्यों यूएसएसआर चाहता था वियतनाम हमारे साथ जुड़ जाए, क्यों वो चाहते थे कि साउथ कोरिया इनका हो जाए, नॉर्थ कोरिया अपना हो जाए, ताकि क्या हो हर रीजन में बैलेंस बना रहा है। ऐसा ना हो कि कहीं यूएस जीतता दिख रहा हो या फिर कहीं यूएसएसआर जीतता दिख रहा हो। समझ में आया? तो बैलेंस ऑफ पावर इज अनदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसीज ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी इन ट्रेडिशनल टर्म्स, स्पेसिफिकली इन एक्सटर्नल। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर क्या है? बैलेंस ऑफ पावर सिक्योरिटी पॉलिसी की तरह कैसे काम करता देखो, तो कंट्रीज लुक अराउंड द नेबरिंग कंट्रीज एंड कैन गेट अ क्लू हु माइट बी अ थ्रेट इन फ्यूचर। तो बैलेंस ऑफ पावर में ये देखते हैं, जैसे आज इंडिया है तो इंडिया देख रहा है कि चाइना भी है, पाकिस्तान भी, और हम देखते हैं कि यार पाकिस्तान को तो रौन देंगे अपन, लेकिन क्या है चाइना जो है तो मिलिट्री पावर बढ़ रही है उसकी, तो हम इसी के चलते क्या करते हैं कि हम एक तरह से देखोगे तो यूएस के साथ में हाथ मिला रहे हैं, ताकि चाइना को ये आभास रहे कि यार इंडिया के पास बैकिंग है पीछे यूएस की, इजराइल की। तो वो बैलेंस ऑफ पावर बनाए कि चाइना पावरफुल होकर भी हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश ना करे या फिर हमें डराने धमकाने की कोशिश ना करे, क्योंकि उसको पता है कि उनके सपोर्ट में कौन खड़े हैं। तो हम ऐसे ही अलायंस बनाते हैं। समझ में आया? तो बैलेंस ऑफ पावर बना रहना चाहिए। फाइन, बैलेंस ऑफ पावर, दे डू वर्क हार्ड टू मेंटेन अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर विद अदर कंट्रीज, स्पेशली दोज क्लोज बाय, दोज विद whom they have differences or with those they had conflicts in the past। ठीक है, और इसी के चलते जैसे अगर आप देखोगे तो अब चाइना के साथ हमें पता है कि अगर जंग छिड़ी तो नुकसान हो सकता है हमें भी। ठीक है, तो इसके चलते हम क्या करते हैं, चाइना से इकोनॉमिक रिलेशन और बढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इकोनॉमिक रिलेशन बढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा रहेगा कि चाइना को पता है कि यार इंडिया जैसा भी है हमारा इकोनॉमिक पार्टनर है। ठीक है, तो वो एक बैलेंस ऑफ पावर ऐसे बना हुआ है। तो इसके चलते आपको क्या देखने को मिल रहा है, अलायंस बिल्डिंग जो अगला एलिमेंट है, ठीक है, तो अगला एलिमेंट भी इससे ही जुड़ा हुआ है कि बैलेंस ऑफ पावर बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पावर क्या करता है, एक तरह की स्टेबिलिटी इंश्योर करता है, एक बोल सकते हैं ना कि मिसकैलकुलेशन नहीं होने देता, मिसकैलकुलेशन नहीं होने देता, उसके साथ साथ में वॉर ब्रेकआउट होने के चांसेस को बहुत ज्यादा कम कर देता है। तो अगला एलिमेंट जो है, ठीक है, 3 एलिमेंट पढ़ लिए हमने। सिक्योरिटी पॉलिसी जो है तो डेटरेंस क्रिएट करो, डिफेंस करो, बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करो, या फिर अलायंस बिल्डिंग। अब अलायंस बिल्डिंग का एक अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपके स्कूल में जो गैंग वॉर्स होते हैं कभी कभी, उसमें क्या होता है, जैसे बोलते हैं कि बाहर में तो तुमने सेक्शन ए से बुलवा लिए लड़के, तुमने सेक्शन बी से लड़के बुलवा लिए। ठीक है, लड़कियां नहीं करती ऐसी अलायंस बिल्डिंग। ठीक है, तो सेक्शन ए सेक्शन बी से लड़के बुलवा लिया, बाहर लड़ने के लिए खड़े। क्या बोल रहा था तू? बोल रहा था ना कुछ, उसने देखा कि इसके भी 5 लड़के, इसके भी 5 लड़के, तो बोलता कि नहीं बोलना क्या बोल रहा था। तो फिर क्या है, फिर वो ऐसी बात चलती रहती है, हाँ मिल मत जाना, ये वो आगे से बोलना मत, और फिर खत्म हो जाती। क्यों? क्योंकि इधर इनकी भी एक टीम है, उनकी भी एक टीम है, तो तब लड़ाई नहीं होती। लड़ाई तो क्या है कि वो कैंटीन में तुरंत के तुरंत झड़प हो गई तो हो गई, ऐसा केस रहता है ना, वही केस यहां भी है। क्या कि अलायंस बिल्डिंग में क्या हो रहा है, अलायंस बिल्डिंग जो है ये भी एक एलिमेंट है सिक्योरिटी पॉलिसी का, जिसमें अलायंस इज अ कोलिजन ऑफ स्टेट्स दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डेटर और डिफेंस अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। यूएसएसआर जो है, तो यूएसएसआर अपने साथ जो कंट्रीज को जोड़ रहा था, तो वो कंट्रीज इसलिए नहीं जोड़ रही थी कि उनको यूएसएसआर 4 रुपए दे रहा है, वो इसलिए जुड़ रही थी उन्हें पता है कि अगर हम अकेले रह जाएंगे तो यूएसए हमें खा जाएगा, तो बेहतर यह कि हम यूएसएसआर के साथ जुड़ जाए, यूएसएसआर के अलायंस में, ईस्टर्न अलायंस में मिल जाए, ताकि क्या हो, ताकि वेस्टर्न अलायंस की कोई कंट्री हमारे ऊपर हमला करने से पहले सोच ले, क्योंकि हम भी किसी की टीम में हैं ऐसा। ठीक है, अकेले रहने में डर लग रहा है तो उन्हें टीम बिल्डिंग कर ली है। क्लियर हुआ? तो अलायंस इज अ कोलिजन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शंस टू डेटर और डिफेंस अगेंस्ट मिलिट्री अटैक। ठीक है, मोस्ट अलायंसेस आर फॉर्मलाइज्ड इन रिटन ट्रीटीज एंड आर बेस्ड ऑन फेयरली क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हु कंस्टिट्यूट्स द थ्रेट। तो जैसे अगर आप देख रहे हो कि अगर कंट्रीज जो है तो वॉर्सो पैक्ट से निकल के नाटो की तरफ जा रही है, तो रशिया को इसीलिए डर लग रहा है, एक तरह से कह लो रशिया गुस्सा नहीं हो रहा है, रशिया को डर लग रहा है। देखो किताब में पढ़ रहे तो किताब में पढ़ना है, ऐसा नहीं कि किताब में पढ़ लिया बस आंसर समझ में आ गया आंसर लिख देंगे, उसको अपने रियल लाइफ से एसोसिएट करो। रशिया को डर है एक तरह का, क्यों? क्योंकि वॉर्सो पैक्ट छोड़ छोड़ के जैसे अगर कंट्रीज जाएंगी नाटो की तरफ, ठीक है, तो क्या होगा कि वो वाला अलायंस मजबूत होता देखने को मिलेगा, इनका अलायंस कमजोर होता देखने को मिलेगा, और वो अलायंस है तो वो बैलेंस ऑफ पावर का काम कर रहा है। अब अलायंस नहीं होगा तो फिर आगे समस्याएं हो सकती है, समझे मेरी बात को? तो वो केस है यहां पे। तो अलायंस इज अ कोलिजन ऑफ स्टेट दैट कोऑर्डिनेट देयर एक्शन टू डेटर और डिफेंड अगेंस्ट द मिलिट्री अटैक। ठीक है, तो ये अलायंसेस जो ऐसे बनते हैं कि वो मिलिट्री अटैक को रोक सके या फिर डिफेंड कर सके। ठीक है, उस तो अलायंसेस जो बनाए जाएंगे तो क्लियरली डिफाइंड रिटन ट्रीटीज होती है, जैसे नाटो बना, वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ, तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ अपन एक दूसरे की मदद करेंगे अगर कल को कुछ बुरा समय आता है तो। समझे? जैसे आप देखेंगे तो अलायंस बने थे सेंट्रल पावर का और अलाइड पावर्स का, एक्सिस पावर का और अलाइड पावर्स का वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि एक दूसरे का
मरते दम तक साथ निभाएंगे। तो जैसे जब सेंट्रल पावर हारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो सब डूबे एक साथ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब देखोगे एक्सिस पावर हारा तो मसोलिनी भी गया, हिटलर भी गया, जापान भी गया, सब डूबे एक साथ, ऐसा। ठीक है, तो कंट्रीज फॉर्म अलायंस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटिव टू अनदर कंट्री और अलायंस। क्लियर है? अलायंस आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन बी चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। दिस इज द पॉइंट। और ये जो अलायंसेस बनाए जाते हैं ना, तो अलायंसेस आर नॉट परमानेंट। जैसे जैसे मैं बताता हूं आपको, बहुत सारी कंट्रीज आज भी आप देख रहे हो, रशिया यूक्रेन, देखो अच्छा एग्जांपल है कि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तब ताजा ताजा ये मुद्दा चल रहा है। यूक्रेन जो है तो किधर की तरफ मूव कर रहा है? नेटो नेशंस की तरफ। ठीक है, नेटो नेशंस की तरफ मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि वहां पॉसिबिलिटी ज्यादा है, उस अलायंस में इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, सारी चीजें हैं। ठीक है, अब वैसे फॉर्मली यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट के बाद में कोई वॉर्सो पैक्ट का उतना वर्चस्व रह नहीं गया है, लेकिन यूक्रेन का उस तरफ ज्यादा झुकाव देख के रशिया को क्या हो रहा है, एक तरह से वैसा जेलिसी भी हो रही है, डर भी लग रहा है, सारी चीजें हो रही है। पॉइंट समझ रहे हो मेरा यहाँ पे? तो अलायंसेस जो रहते हैं वो परमानेंट नहीं रहते कि आज यूक्रेन जैसे रशिया से अपने रिलेशंस दूर कर रहा है, ठीक है, रशिया से अपने रिलेशंस दूर कर रहा है, तो वो अपने अलायंस को चेंज भी कर रहा है, शिफ्ट भी कर सकता है आदमी। समझ में आ रहा है? अपने अलायंस को शिफ्ट भी कर सकता है। जैसे आप इंडिया के केस में देख लो कि इंडिपेंडेंस के बाद में, ठीक है, हम ये सोच रहे थे कि हम यूएस के अलायंस में हैं थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन फिर हमें बाद में समझ में आया 1971 के तक आते आते कि हम थोड़ा सा यूएसएसआर के अलायंस में हैं। आज आप देख रहे हो तो आज अगेन हम वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स यूएस, मतलब दो वी हैव फॉर्मली अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, हम किसी अलायंस में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं आपको एक जनरल पर्सपेक्टिव बता रहा हूं कि हमारा झुकाव भी बदलता रहा है समय समय के साथ में। एक और एग्जांपल जो आपकी बुक में दिया है वो क्या दिया है, जैसे इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान बिफोर एंड आफ्टर 1980s के पहले ये जो अफगानिस्तान में मिलिटेंट्स थे, इन्हें यूएस सपोर्ट करता था यूएसएसआर के अगेंस्ट में। और फिर क्या होता है, जब यूएसए पे अटैक हुआ, 9/11 का हमला हुआ, तो यूएसए ने इन्हीं अफगानिस्तान के मिलिटेंट्स के ऊपर अटैक करना चालू कर दिया। समझ में आ रहा है? पहले यूएस इन अफगानिस्तान मिलिटेंट्स का सपोर्ट लेता था यूएसएसआर के अगेंस्ट में, और फिर यूएसए ने इन्हीं के ऊपर हमला करना चालू कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए को लगा कि ये लगा क्या था कि अलकायदा के जो टेररिस्ट थे उन्होंने 9/11 को अंजाम दिया था। समझ में आया? तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि अलायंस बिल्डिंग एज अ एलिमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी ऑफ एनी नेशन, व्हाट इज इट? ठीक है, क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली समझ रहे हो कि अलायंस आर बेस्ड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज, तो कंट्री की जो स्थिति होगी उस हिसाब से वो अपने अलायंस भी बदलता रहेगा। जैसे होता ना कि हम अपनी दोस्ती अपनी स्थिति के हिसाब से बदल देते हैं कभी कभी। क्लियर? तो वही दिखती बात है कि इंसान जो है, तो इंसान क्या है, समय और सिचुएशन के हिसाब से अपनी पॉलिसीज, अपने अलायंसेस भी बदलता है। तो व्हाट आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी? व्हाट आर द फोर एलिमेंट्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी? तो डेटरेंस, डिफेंस, बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग। समझ में आया? अलायंस बिल्डिंग पे क्या क्वेश्चन बन सकता है? बैलेंस ऑफ पावर कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी का एक एलिमेंट है वो, ठीक है, अलायंस बिल्डिंग कैसे सिक्योरिटी पॉलिसी का एक एलिमेंट है, ये क्लियर हुआ? अब अगर हम बात करें ट्रेडिशनल नोशंस जो है, एक्सटर्नल जो है, तो उसका कंक्लूजन अगर निकाला जाए तो कंक्लूजन क्या है कि ट्रेडिशनल नोशन जो रहा है सिक्योरिटी का, एक्सटर्नली अगर बात की जाए तो इट इज कंसर्न्ड विथ वॉर, और वॉर के चलते सिक्योरिटी पॉलिसी हर कंट्री की अलग अलग हो सकती है, हर कंट्री अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकता है। तो बेसिक फोर एलिमेंट्स डेटरेंस का, डिफेंस का, अलायंस बिल्डिंग का और बैलेंस ऑफ पावर का होता है। ठीक है, तो ट्रेडिशनल नोशन जो एक्सटर्नल, उसमें बेसिकली कंक्लूजन अगर हम निकालें तो मोस्ट थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी कम्स फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। ट्रेडिशनल नोशन एक्सटर्नल जो है तो वो कंट्री की आउटसाइड बॉर्डर से ज्यादा कंसर्न्ड है, कि आउटसाइड बॉर्डर जो कंट्री की, इट इज अ मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न। ठीक है, मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न है। समझ में आया? तो मोस्ट थ्रेट्स टू अ कंट्री सिक्योरिटी पॉलिसी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। वाई पॉइंट समझो अच्छे से, बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम इज रेदर ब्रूटल एरेना in which there is no central authority capable of controlling behavior। ठीक है, तो ये देखो पॉइंट बहुत बहुत सटीक पॉइंट है। जैसे अगर आप समझो ना, जैसा लगता है यार ये तो ह्यूमन नेचर है, मतलब जैसा ह्यूमन बींग्स अपने नेचर में रखते हैं वैसा ही क्या हो रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी, क्योंकि अल्टीमेटली व्हाट आर दी नेशंस आर दी कल्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। तो जैसे इंडिविजुअल्स रिएक्ट करते हैं वैसे नेशन भी रिएक्ट करते हैं। तो हमने इतना पूरा ट्रेडिशनल नोशन जो पढ़ा, एक्सटर्नल जो पढ़ा, ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी एक्सटर्नल जो हमने पढ़ा, तो उसमें हमें एक चीज समझ में आई है। क्या समझ में आई है? बहुत क्लियरली कि ट्रेडिशनल नोशन जो है तो इट इज कंसर्न्ड विथ एक्सटर्नल, जो इट इज कंसर्न्ड विद द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, जहां पे वॉर एक थ्रेट की तरह माना जाता है, जो कि बाहर से ही होगा, ठीक है। तो मोस्ट थ्रेट्स टू द कंट्री सिक्योरिटी कम फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर। और क्यों? क्योंकि बिकॉज द इंटरनेशनल सिस्टम इज रादर ब्रूटल एरेना इन विच देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग बिहेवियर। तो इंटरनेशनल एरेना जो है, ठीक है, तो बाहरी क्षेत्र जो है, तो वहां पे कोई भी क्या है,
ऐसा एक स्थापित पॉइंट नहीं है, स्थापित बिंदु नहीं है जो सारी चीजों को संभाल ले, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। हर कंट्री जो है, जो पावरफुल होगा वो वीक को दबाने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए वीक को अपने आप पावरफुल बनना होगा, ठीक है। वो चाहे अलायंस बनाए, चाहे बैलेंस ऑफ पावर क्रिएट करे, चाहे डेटरेंस इफेक्ट रखे। जैसे एक और एग्जांपल तो ये किम जोंग उन जो है, तो वो क्या कर रहा है, वो उतना पावरफुल नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो अपनी सिक्योरिटी कैसे इंश्योर कर रहा है, डेटरेंस क्रिएट करके। उसे लगता है कि यार मेरे घर पैसे की कमी हो रही है मेरी कंट्री में, या फिर मुझे कुछ चाहिए और वो मेरी जरूरतें कैसे पूरी करूं, तो एक न्यूक्लियर बम बना के फोड़ देता हूं, तो दूसरे कंट्रीज डर जाएंगे, तो अपने आप मुझे क्या मिल जाएगा, थोड़ा बहुत कंसेशन वगैरह मिल जाएगा, समझ रहे हो। तो वो डेटरेंस को अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी का एलिमेंट की तरह यूज कर रहा है। वो एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव से अगर आप सोचोगे, ठीक है, इफ यू बिकम अ सिक्योरिटी एक्सपर्ट और आप ट्रेडिशनल नोशन के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो आप ऐसे सोचोगे। समझे कि नहीं समझे मेरी बात, वो केस रहता है। तो समझ में आया कि ट्रेडिशनल नोशन में मोस्ट ऑफ द थ्रेट्स आर कंसीडर्ड टू बी ओरिजिनेटिंग फ्रॉम आउटसाइड द बॉर्डर, और उसके पीछे का कारण यह है कि बॉर्डर के बाहर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो बोलेगा कि ये सही है ये गलत है। बॉर्डर के बाहर तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाला खेल चलेगा। अब आपके मन में सवाल आ सकता है, क्या क्या सवाल आ सकता है कि सर पर यूएन है तो सही, तो यूएन है लेकिन यूएन उतना इफेक्टिव नहीं है। कैसे, तो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स देयर इज नो एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी दैट स्टैंड्स अबव एवरीवन एल्स, ठीक है। द यूएन इज अ क्रिएचर ऑफ इट्स मेंबर एंड हैज द अथॉरिटी ओनली टू द एक्सटेंट दैट द मेंबरशिप अलाउज टू हैव अथॉरिटी एंड ओबेज इट, ठीक है। यूएन मतलब वही वाली बात है कि जैसे राजनीति में बोलते हैं ना कि पावर किसके पास है, कि राजनेता के पास पूरी पावर है। तो राजनेता के पास पावर जब तक लोग उसे पावर देना चाह रहे हैं। जिस दिन लोगों ने तय कर लिया पावर नहीं देना, उस दिन कोई पावर नहीं, राजनेता क्या है, रोड पे आ जाएगा। तो वैसे ही यूएन आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल बॉडी है, तो अल्टीमेटली यूएन को इंटरनेशनल बॉडी बनाया तो उसके मेंबर्स नहीं है ना। तो ये चीज समझना कि यूएन की अथॉरिटी उतनी ही होगी जितने मेंबर्स चाहेंगे, ठीक है। और जब तक मेंबर्स चाहेंगे और जब तक मेंबर्स ओबे करेंगे, अगर मेंबर्स ओबे करना बंद कर देंगे तो यूएन के पास में वो पावर नहीं कि यूएन उनके ऊपर कोई इस तरह से जैसे मिलिट्री एक्शंस ले लेगा, ठीक है। तो वो चीज भी समझने वाली है कि आदमी को पता है कि आज यूएसए पावरफुल है, तो यूएसए एट टाइम्स यूनाइटेड नेशन को डिसोबे कर देता है ना, डिसोबे कर देता है। तो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल नोशन जो है सिक्योरिटी का एक्सटर्नल, इट बॉइल्स डाउन टू दिस पॉइंट। क्या किस पॉइंट पे बॉइल डाउन होता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हर कंट्री को अपने बारे में खुद सोचना पड़ेगा, दैट्स इट, ठीक है। तो इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज टू रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी। क्लियर हुआ। अब ये तो एक्सटर्नल हो गया। इंटरनल पॉलिसी की अगर बात की जाए, मतलब इंटरनल सिक्योरिटी के को लेके क्या नोशन है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ट्रेडिशनल मतलब पुराने समय में जैसे देखा जाए तो इंटरनल सिक्योरिटी को तो उतना इंपॉर्टेंट कंसीडर ही नहीं किया जाता था, ठीक है। जैसे मतलब पॉइंट ये है कि डजंट सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन इंटरनल पीस एंड ऑर्डर। अब मान लो कि बाहर से तो आपने सोल्जर चारों तरफ खड़े करके रख दिए, लेकिन अंदर आपके लोग लड़ रहे हैं, तो इसके लिए सिक्योरिटी तो अंदर भी होना चाहिए। लेकिन ट्रेडिशनली सिक्योरिटी को इंटरनली उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया जाता था, या फिर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है। क्वेश्चंस उठेंगे यहां पे। ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी इंटरनली की अगर बात की जाए, इंटरनल सिक्योरिटी का नोशन जो है ट्रेडिशनली वो क्या रहा है, तो हाउ कैन अ सोसाइटी बी सिक्योर इफ देयर इज वायलेंस और द थ्रेट ऑफ वायलेंस इनसाइड इट्स बॉर्डर, ठीक है। बॉर्डर के अंदर अगर क्या है, थ्रेट ऑफ वायलेंस है, ठीक है, और बॉर्डर पे आपने सोल्जर्स खड़े कर दिए, तो कैसे सिक्योरिटी इंश्योर कर सकते हो, वो भी एक समस्या है, ठीक है, वो भी एक समस्या है। उसके बाद जैसे हाउ कैन इट प्रिपेयर टू फेस वायलेंस फ्रॉम आउटसाइड इट्स बॉर्डर इफ इट इज नॉट सिक्योर इनसाइड इट्स बॉर्डर। अगर बॉर्डर के अंदर सिक्योर नहीं है तो आउटसाइड इट्स बॉर्डर कैसे सिक्योर हो सकता है कंट्री, ठीक है। देयरफॉर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मस्ट आल्सो कंसर्न इटसेल्फ विथ इंटरनल सिक्योरिटी। तो इसीलिए ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है उसको इंटरनल सिक्योरिटी को भी सोचना चाहिए, समझना चाहिए। पर ऐसा हुआ क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि हमने देखा कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी मोर एम्फसाइज्ड ऑन एक्सटर्नल। हमें पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा आगे, तो उसमें यही देखा ना कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी तो मेजर क्या बोल रहे हैं कि मेजर थ्रेट इज आउटसाइड द बॉर्डर, इंटरनल कोई है ही नहीं। तो उसके पीछे की कहानी समझो पूरी, देखो क्या है। तो इंटरनल सिक्योरिटी कनेक्ट विद द कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। हर देखो आज हम किसी तरह से बात कर रहे हैं, किसी तरह से रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो वो इस कारण बात कर रहे हैं, इस कारण रिएक्ट कर रहे हैं क्योंकि आज की कंटेक्स्ट और आज की सिचुएशन वैसी है। कोविड के टाइम पे में लोगों का नजरिया अलग था पैसों के लेकर, ठीक है। कोविड के बाद में लोगों का पैसों को लेकर नजरिया अलग था, कोविड के पहले अलग था। तो कंटेक्स्ट और सिचुएशन जो रहती ना, उसमें बहुत कुछ चीजें निर्भर करती है। हम कहां कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हम दोस्त के साथ बैठे हैं तो हम अलग तरीके से क्या कर रहे होंगे, चिल बैठे होंगे, आराम से सोच रहे होंगे। हम वहीं पे अगर जैसे देख रहे हैं दोस्त के पिताजी के साथ बैठे होंगे तो अलग बिहेवियर होगा हमारा, समझ रहे हो ना। तो हर केस में क्या हो रहा है कि कंटेक्स्ट और सिचुएशन जो रहती है ना, वहां पे रिएक्शन बहुत कुछ मायने रखता है।
तो जो हम बात करें कि ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का जो नोशन है, तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली अलग अलग रहा है, इंटरनली और एक्सटर्नली अलग अलग रहा है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। तो अगर हम स्पेसिफिकली इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर और आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर बहुत कुछ बदला है। बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर फिर भी इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में सोचा जाता था, क्योंकि क्या हो रहा था, बाहर कोई उतनी ज्यादा बहुत समस्याएं नहीं थी, तो अंदर ऐसा लगता था कि अंदर कई लोग लड़ना ले, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी वाज सर्टेनली अ पार्ट ऑफ द कंसर्न ऑफ गवर्नमेंट्स हिस्टोरिकली बिफोर सेकंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जैसे अगर आप देखोगे, इंटरनल सिक्योरिटी डिड नॉट सीम टू मैटर एज मच एज इट हैड इन द पास्ट। एंड व्हाई इज दिस सो? तो वो पॉइंट भी समझो। तो आफ्टर 1945 द यूएस एंड सोवियत यूनियन अपीयर टू बी यूनाइटेड एंड कुड एक्सपेक्ट पीस विद इन देयर बॉर्डर्स। यूएस ने भी अपने आप को सेटल कर लिया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, यूएसएसआर ने भी अपने आप को सेटल कर लिया, अंदर उन्होंने अपनी कंट्रीज को कंसोलिडेट कर लिया। तो उनको अंदर ज्यादा चिंता नहीं थी, क्योंकि उनकी बड़ी चिंता बाहर की थी। जैसे आप क्या करोगे, सीयूईटी का भी एग्जाम देना है आपको, बोर्ड्स भी देना है, तो आप मार्च अप्रैल में क्या करने लगोगे, मार्च अप्रैल के कंटेक्स्ट और सिचुएशन को समझो। उस समय में मार्च अप्रैल में आपके बोर्ड्स रहेंगे सिर पे, तो आप बोर्ड्स के बारे में ज्यादा सोचोगे। फिर बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे तो आप सीयूईटी के बारे में सोचोगे। समझ रहे हो ना, कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि इंटरनल सिक्योरिटी जो है, तो फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले सिचुएशन अलग थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में सिचुएशन अलग थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में क्योंकि वर्ल्ड जो है दो अलग पोल्स में डिवाइड हो गया था, और दोनों पोल्स ने इंटरनली तो अपने अपने अलायंसेस को संभाल लिया था, लेकिन एक्सटर्नली उन्हें ज्यादा डर लग रहा था, है ना। तो क्या हो रहा है कि मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली द पावरफुल वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, फेस्ड नो सीरियस थ्रेट्स और फ्रॉम ग्रुप्स और कम्युनिटीज लिविंग विद इन दोज बॉर्डर्स। Therefore, these countries focused primarily on threats from outside their borders. ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मोस्ट ऑफ दी पावरफुल कंट्रीज जो थी, वो अंदर से इंटरनली किसी प्रकार के थ्रेट को फेस कर ही नहीं रही थी, वो एक्सटर्नली सोच रही थी, वो एक्सटर्नली सोच रही थी कि कैसे संभाली जाए चीजों को। इसी के चलते क्या, इसी के चलते उनके लिए मेजर कंसर्न एक्सटर्नल था, ना कि इंटरनल। समझे ना, पॉइंट समझ में आया? तो व्हाट वर द एक्सटर्नल थ्रेट्स फेसिंग दीज पावरफुल कंट्रीज? एक्सटर्नल ऐसा क्या डर था सर उन्हें, हमें भी तो बताओ। तो देखो, उस समय में बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में, उसके बाद में क्या हुआ, ये क्लियर हो गया था कि वर्ल्ड बायपोलर हो गया है, ठीक है। एक तरफ वेस्टर्न अलायंस, एक तरफ ईस्टर्न अलायंस, टू अलायंसेस फियर्ड अ मिलिट्री अटैक फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। दोनों को डर था कि कहीं ये अटैक ना कर दे, इनको डर था कहीं ये अटैक ना कर दे। सम यूरोपियन पावर्स कंटिन्यूड टू वरी अबाउट वायलेंस इन देयर कॉलोनीज फ्रॉम कॉलोनाइज्ड पीपल हु वांटेड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो दोनों देखो, समझना क्या कंसर्न थे ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की। अगर बात की जाए ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी की, तो इंटरनली उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि एक्सटर्नल खतरे ज्यादा थे। इंटरनली दे हैड सेटल्ड देयर मैटर्स, एक्सटर्नली खतरे क्या थे, तो क्योंकि वर्ल्ड वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस में डिवाइडेड था, चिंता ये थी क्या कि ये दो अलायंसेस जो हैं ये कहीं एक दूसरे पर अटैक ना कर दें। उसके बाद में क्या है कि जो यूरोपियन पावर्स थे, तो दे कंटिन्यू टू वरी अबाउट वायलेंस इन देयर कॉलोनीज फ्रॉम कॉलोनाइज्ड पीपल हु वांटेड इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो कॉलोनाइज कंट्रीज थी उनको अलग डर था, कॉलोनाइज मतलब जो यूरोपियन पावर्स थे, यूरोपियन पावर्स को यह डर था कि उनकी जो कॉलोनीज है, कॉलोनीज में लोग वहां प्रोटेस्ट ना कर दें। तो यहां दो डायमेंशन देखने को मिल रहे हैं। एक तरफ यूरोपियन कंट्रीज जो है वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस में डिवाइड हो गई, तो उन्हें यह डर था कि कहीं वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस पे हमला ना कर दे, ठीक है, ईस्टर्न अलायंस वेस्टर्न अलायंस पे हमला ना कर दे, ठीक है। साथ ही साथ जो यूरोपियन पावर्स थे, तो उनको कॉलोनीज में डर का चिंता था, उनकी कंट्री में अंदर चिंता नहीं थी, उन्हें कंट्री के बाहर चिंता थी। हमारी कंट्री में तो सब कुछ सेटल्ड है, लेकिन जहां हम रूल कर रहे हैं वहां लोग प्रोटेस्ट ना कर दें। समझ में आ रहा है ना। तो फियर जो था वो एक्सटर्नल ज्यादा होता था, क्योंकि कॉलोनीज तो उनके लिए एक्सटर्नल ही रहेगी ना। फाइन। तो एग्जांपल, फ्रेंच फाइटिंग इन वियतनाम, ब्रिटिश फाइटिंग इन कीनिया। तो जैसे वियतनाम में क्या है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल था, तो वो लड़ रहे थे वियतनाम में कि वहां के जो लोकल्स हैं, ठीक है। तो फ्रांस के लोगों को अपनी कंट्री के अंदर चिंता नहीं थी, उनको ये डर थी कि वियतनाम जो हमारी कॉलोनी, वहां लड़ाई हो रही है। समझ में आया। Parallel to this, there was the concerns of newly independent countries. जो newly independent countries थी, तो उनकी भी कुछ चिंताएं तो ऐसी यूरोपियंस की कंट्रीज की तरह थी, जो एक्सटर्नल कह सकते हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड थी, लेकिन एट द सेम टाइम उनकी कुछ कंसर्न्स इंटरनल सिक्योरिटी से भी रिलेटेड थे। एक्सटर्नल सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या कंसर्न थे, देखो, तो कंसर्न्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ठीक है, तो दे बिकेम द मेंबर ऑफ कोल्ड वॉर अलायंस। कोल्ड वॉर का टाइम पीरियड था, वो किसी ना किसी तरह से अलायंस बन गए। कैसे अलायंस बन गए? कोल्ड वॉर का पीरियड था तो अलायंस ऐसे बन गए कि, हाँ, कोल्ड वॉर का पीरियड था तो वो अलायंस ऐसा कि जैसे हम देख रहे हैं क्या कि फॉर एग्जांपल क्यूबा जो था, तो क्यूबा किससे जाके मिल गया? यूएसएसआर से जाके मिल गया। फाइन। जैसे हम देख रहे हैं ब्रिटेन है, तो ब्रिटेन तो खैर वेस्टर्न अलायंस का पार्ट था ही। तो
जो ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है, लेकिन न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में मतलब जो एग्जांपल दिए मैंने आपको, तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज में एशियन कंट्रीज में ले लो, अफ्रीकन कंट्रीज में ले लो, बहुत सारी जो उस समय तुरंत आजाद हो रही थी, जैसे चाइना। तो चाइना आजाद हुआ तो चाइना वेस्टर्न अलायंस में ना मिलते हुए ईस्टर्न अलायंस में यूएसएसआर के साथ मिला, एक तरह से उनका पार्टनर बना, ठीक है। तो दे बिकेम द मेंबर ऑफ कोल्ड वॉर अलायंस, न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो थी। मैंने बताया यूरोपियन कंट्रीज का भी कंसर्न एक्सटर्नल सिक्योरिटी से ही जुड़ा हुआ था उस समय पे, और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी तो उनके भी डर एक्सटर्नल सिक्योरिटी को लेकर भी थे, क्योंकि वो कोल्ड वॉर अलायंसेस का मेंबर बने। दे देयरफॉर हैड टू वरी अबाउट कोल्ड वॉर बिकमिंग अ हॉट वॉर। उन्हें ये डर लगता था कि यार हम इनके मेंबर तो बन गए, कल को अगर ये कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो गया तो वेस्टर्न अलायंस ईस्टर्न अलायंस के ऊपर हमला करेगा, और हम ईस्टर्न अलायंस में तो हम भी पिटेंगे, ठीक है। उन्हें ये डर लगता था। तो उसके चलते आपको ये चीज समझना होगी कि अगर कोल्ड वॉर हॉट वॉर में कन्वर्ट हो गया एंड ड्रैगिंग देम इनटू हॉस्टिलिटीज अगेंस्ट नेबर्स हु माइट हैव जॉइन्ड द अदर साइड ऑफ अलायंस। और जैसे अगर इंडिया मान लो वेस्टर्न अलायंस ज्वाइन कर लेता और चाइना ईस्टर्न अलायंस ज्वाइन कर लेता, एक एग्जांपल दे रहा हूं, और हॉट वॉर हो जाता, तो चाइना को अमेरिका से डर था तो वो तो था ही, लेकिन उसको डर ये भी रहता कि इंडिया अमेरिका का दोस्त है और इंडिया हमारे ऊपर हमला कर देगा। समझे मेरी बात को? तो पॉइंट समझना यहां पे कि ट्रेडिशनल नोशन अगर इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें ना, तो इंटरनल सिक्योरिटी उतना ज्यादा हाईलाइट हुआ ही नहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, क्योंकि स्थितियां कुछ ऐसी थी। कंटेक्स्ट और सिचुएशन को समझो, ठीक है। यूरोपियन कंट्रीज को भी ये जो ब्लॉक्स में डिवाइड हो गए थे उसका डर था, और नॉन यूरोपियन कंट्रीज जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी वो भी दे आइदर जॉइन दी कोल्ड वॉर अलायंस, किसी ना किसी ब्लॉक का पार्ट थे, तो उन्हें ये डर लगता था कि दूसरे ब्लॉक का जो आदमी है, जो कंट्री है, वो कहीं हम पे हमला ना कर दे इन केस दी हॉट कोल्ड वॉर एस्केलेट्स इनटू दी हॉट वॉर। समझ में आया? तो कॉलोनियल पीपल फियर्ड द आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट दे माइट बी अटैक्ड फ्रॉम देयर फॉर्मर कॉलोनियल रूलर्स इन यूरोप। और इसी के साथ साथ जो कॉलोनियल कंट्रीज थी उनका एक डर ये भी था। देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा आ गया कि व्हाट वर द फियर्स ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज रिगार्डिंग एक्सटर्नल सिक्योरिटी आफ्टर दी फर्स्ट कह सकते सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो एक तो डर ये था कि अलायंस बिल्डिंग में कहीं हॉट वॉर एस्केलेट हो गया तो दूसरी अलायंस के मेंबर्स उनके ऊपर हमला ना कर दे। दूसरा डर उनका ये भी था क्या कि फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स जो है कहीं जो उनको आजादी देके चले तो गए लेकिन फिर से ना आ जाए। समझ रहे ना? तो यहां पे एनालाइज करो कंसर्न क्या है। कंसर्न ये कि बाहर से हमला ना हो जाए, एक्सटर्नल थ्रेट ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो दी सिक्योरिटी चैलेंज facing the newly independent countries of Asia and Africa were different from the challenge of Europe in two ways। लेकिन सिमिलैरिटी भी आपको कि हाँ डर जो थे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज के, they were also associated with the external threats, आउटसाइड द बॉर्डर वाले थ्रेट थे, दो अभी जो समझाए। लेकिन उसी के साथ साथ पैरेलल अगर आप देखोगे तो इंटरनल थ्रेट भी थे इनको, ठीक है। तो यहां पे ट्रेडिशनल नोशन जो इंटरनल सिक्योरिटी का है, इट इज मोर एसोसिएटेड विद द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को क्या इंटरनल थ्रेट्स थे? तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को इंटरनल थ्रेट्स जो थे वो दो तरह के थे, और वो दो कंटेक्स्ट में यूरोप से अलग थे। क्या दो कंटेक्स्ट? कि द न्यू कंट्रीज फेस द प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज, ठीक है। दे हैड टू वरी अबाउट द इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। और उनको ये भी डर था कि कहीं इंटरनली मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, और उनको ये भी डर था कि कहीं पड़ोसी देश हमला ना कर दे। कैसे ये दो डर जो थे वो समझाता हूं। देखो एक्सटर्नली की अगर बात की जाए तो फियर एंड कॉन्फ्लिक्ट विद नेबर्स, दे क्वारल्ड ओवर बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज और कंट्रोल ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन, और ऑल ऑफ दीज साइमल्टेनियसली। पॉइंट समझो बहुत अच्छे से, क्या कि एक्सटर्नली अगर हम समझें तो एक्सटर्नली डर किस चीज का था? एक्सटर्नली डर ये जो था वो ये था न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का कि आजाद हुए, उनके बाजू में एक नेबरिंग कंट्री है वो भी आजाद हुआ है, कहीं उसने हमला कर दिया तो, ठीक है, उसने हमला कर दिया तो ये इंटरनल फियर का कैसे पॉइंट बन गया। तो इंटरनल फियर का पॉइंट कैसे बना वो चीज समझना, ठीक है। क्योंकि देख क्वारल्ड ओवर बॉर्डर्स एंड टेरिटरीज और कंट्रोल ऑफ पीपल एंड पॉपुलेशन और ऑल ऑफ दीज साइमल्टेनियसली। तो जैसे इंडिया के केस में कश्मीर वाला मुद्दा जो था, ठीक है, तो हमें ये डर था कि बॉर्डर को लेकर क्या है कि ये इंटरनली हमारी कंट्री में लोगों को एक तरह से वो ना कर दे, पल्सुएट ना कर दे। फाइन, तो पॉइंट समझना, द न्यू कंट्रीज फेस्ड प्रोस्पेक्ट ऑफ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग कंट्रीज। ये एक अलग पॉइंट था जिसके चलते आप कह सकते हो क्या कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी उनसे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनको अलग चैलेंज फेस करना पड़ा था। यूरोपियन कंट्रीज में कोई ऐसा नहीं था कि बॉर्डर डिस्प्यूट है बहुत ज्यादा, समझ में आया? दे हैड टू वरी अबाउट इंटरनल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स आल्सो। और जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनको इंटरनली भी डर थे। इंटरनली क्या डर थे देखो, तो द न्यू स्टेट्स वरीड अबाउट थ्रेट्स फ्रॉम सेपरेटिस्ट मूवमेंट व्हिच वांटेड टू फॉर्म इंडिपेंडेंट कंट्रीज। तो जैसे अब इंडिया है, तो इंडिया जब आजाद हुआ तो बहुत सारे सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी चल रहे थे, तो वो इंटरनल सिक्योरिटी का एक कंसर्न बना। समटाइम द एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स मर्ज्ड। एट टाइम्स आपको क्या देखने को मिलता है कि इंटरनल थ्रेट और एक्सटर्नल थ्रेट दोनों में मर्जिंग हो जाती है। मर्जिंग कैसे हो जाती है वो पॉइंट मैं समझाता हूं। तो नेबर्स might help or instigate an external separatist movement
लीडिंग टू टेंशन बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। जैसे कि एग्जांपल में क्या जाएगा, चाइना। जैसे हमारे लिए बड़ा कंसर्न ये था, जब हम आजाद हुए तो हमारे लिए कंसर्न ये था कि चाइना जो है कि वो पाकिस्तान को क्या कर दे, पाकिस्तान को और फंड सपोर्ट ना दे दे। मतलब खैर वो इंडिपेंडेंस के थोड़े बाद, समय के बाद आया, लेकिन इंटरनली जैसे अगर आप देखोगे तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक डर ये भी था कि उनके यहां लोग क्या कर सकते हैं, इंटरनली प्रोटेस्ट कर सकते हैं, और एट टाइम्स ये एक्सटर्नल और इंटरनल थ्रेट्स एक साथ मर्ज हो जाते थे। कि इंटरनली लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही होता है, जैसे आप कश्मीर में जो समय देखोगे आप, तो सेपरेटिस्ट टेंडेंसी जो बढ़ी, तो डर यह था कि कहीं पाकिस्तान सपोर्ट ना कर दे, ठीक है। तो नेबर माइट हेल्प और इंस्टिगेट एन इंटरनल सेपरेटिस्ट मूवमेंट लीडिंग टू द टेंशन बिटवीन टू नेबरिंग कंट्रीज। चाइना क्या कर सकता था, इंडिया पाकिस्तान को लड़वा सकता था, पाकिस्तान कश्मीर के अंदर लोगों को लड़वा सकता था, ये फियर थे। इंटरनल वॉर्स नाउ मेक अप मोर देन 95% ऑफ ऑल आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स फॉट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो इंटरनल वॉर्स जो है तो वो 95% से भी ज्यादा लड़ाइयों का हिस्सा होती है। तो इस तरह से ट्रेडिशनल नोशन में इंटरनल सिक्योरिटी उतनी हाईलाइटेड नहीं थी, लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी आल्सो वाज द पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स। समझ में आया? बिटवीन 1946 टू 1991 देयर वाज अ 12-fold राइज इन द नंबर ऑफ सिविल वॉर्स। सिविल वॉर्स में 12 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। मतलब लोग इंटरनली ज्यादा लड़ रहे थे एक्सटर्नल वॉर्स की अपेक्षा, ठीक है। सो फॉर द न्यू स्टेट्स एक्सटर्नल वॉर्स विद नेबर्स एंड इंटरनल वॉर्स पोज्ड अ सीरियस चैलेंज टू देयर सिक्योरिटी। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन इंटरनली अगर बात की जाए तो उसमें आपको समझ में आया कि इंटरनली भी इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न, इंटरनली आल्सो इट वाज अ मैटर ऑफ कंसर्न। तो ट्रेडिशनल अब इंटरनली इट वाज आल्सो अ मैटर ऑफ कंसर्न। क्लियर हुआ? तो अब जैसे अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या है, पीस एंड कॉपरेशन की बात करते हैं। तो ट्रेडिशनल लेवल पे जैसे अगर आप देखोगे कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही केस में क्या था, इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही केस में कंसर्न्स थे, मिलिट्री कंसर्न्स थे। तो इनको ओवरकम कैसे किया जा सकता था, कॉपरेशन कैसे इंश्योर किया जा सकता था, ट्रेडिशनली क्या स्टेप्स लिए गए, ठीक है। ट्रेडिशनली क्या स्टेप्स लिए गए वो हम नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट पार्ट में ही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको कनेक्ट करने में आसान हो जाएगा। क्लियर हुआ? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी नोशन एक्सटर्नल क्या रहा, उसके एलिमेंट्स क्या रहे सिक्योरिटी पॉलिसी के। इंटरनली ट्रेडिशनल सिक्योरिटी को किस तरह से आप देखेंगे तो कंटेक्स्ट और सिचुएशन पर डिपेंड करता है। यूरोपियन कंट्रीज की स्थिति अलग थी, ठीक है। न्यूली कॉलोनाइज्ड कंट्रीज की स्थिति अलग थी, ठीक है। दे हैड सम डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू और पर्सपेक्टिव फ्रॉम दी डेवलप्ड कंट्रीज। समझ में आया? मतलब जो डेवलप्ड कंट्रीज थी यूरोपियन कंट्रीज, उनके कंटेक्स्ट में जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उनकी अलग समस्याएं और चुनौतियां थी। समझ में आया? ये सारी चीजें हैं। अनअकैडमी प्लस पर मैं क्लास 9th और 10th पढ़ाता हूं। तो दीज आर दी कोर्सेज व्हिच आर गोइंग ऑन। इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, यूज द कोड दिगराज, यू विल गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। जो भी इस समय प्रिवेल कर रहा होगा, जैसे इस समय क्या, इफ यू आर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो यू कैन सेव अप टू 40%, जहां पर इफ यू आर यूजिंग द कोड दिगराज DIGRAJ, तब आपको 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेने पे 6 मंथ का एक्सटेंशन मिलेगा, जिसकी टोटल वैल्यू क्या होती है 53,000, बट what you will be paying is only 34,000। तो you can save up to 36%। 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 4 महीने का एक्सटेंशन मिलेगा, वेयर यू कैन सेव अप टू 40% प्लस और आइकॉनिक दोनों ही सब्सक्रिप्शंस पे। आई होप यू पीपल गॉट अबाउट दिस कि एक्सटेंशन ऑफर क्या है। तो इफ यू आर प्लानिंग, दिस इज द राइट टाइम। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सिलसिले में आगे वाले टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।